अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आज के दिन हुकूमत को जहां एक साल मुकम्मल होता हुआ नज़र आ रहा है, वहीं हम ये भी कह सकते हैं कि हुकूमत जहां एक गैर मुस्तहकम शक्ल में पिछले साल नज़र आती थी, जब ये कहा जाता था कि हर गुजरते दिन, हर गुजरता हफ्ता और हर गुजरता महीना इस हुकूमत को ले जाने का ज़रिया साबित होगा, वहीं इस हुकूमत ने जहां मईशत के हवाले से देखा जाए तो अपने पैर मजबूत किए हैं, वहीं खारजा लिहाज से खारजा अमूर को मद्देनज़र रखा जाए तो वहाँ भी बराए नाम सही लेकिन परफॉर्म ज़रूर किया है। कुछ मुल्क के सुदूर को पाकिस्तान आने का मौका मिला और ख़ास तौर पर वज़ीर आज़म पाकिस्तान को भी कुछ मुल्कों में जाने का मौका मिला। दोस्त ममालिक के हवाले से एवेलुएट किया जाए तो सऊदी अरब, यूएई और चाइना जैसे ममालिक को करीब लाने में पाकिस्तान की हुकूमत और ख़ास तौर पर एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से अहम तरीन किरदार अदा किया गया। लेकिन इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान और उनकी जो टीम थी, उन्होंने जिस जांफशानी के साथ काम किया उसमें नताइज उनकी तवक्कात से बेहतर सामने आए। यकीनन ये एफर्ट बड़ा दूर रस था और इसके नताइज भी आहिस्ता आहिस्ता मिलने शुरू हुए। बज़ाहिर IMF, वर्ल्ड बैंक और इस किस्म के जो दीगर इदारे थे वो पाकिस्तान से खासे दूर दिखाई देते थे और पाकिस्तान का परसेप्शन भी खासा मनफी दिखाई देता था। लेकिन वक्त के साथ साथ पाकिस्तान ने चाहे उनके ज़ोर पर सही लेकिन पॉलिसीज़ को जिस तरीके से पाकिस्तान के अंदर अप्लाई किया, नाफिज करने की कोशिश की, उसके अंदर रुकावटें तो रहीं, तनकीद का निशाना भी बने, लेकिन उसके बावजूद वो नताइज मिलना शुरू हो गए जो कि बैनुल-अक़वामी सतह पर ये इदारे पाकिस्तान से तवक्को कर रहे थे। इन दिनों भी IMF का एक वक्त पाकिस्तान के अंदर मौजूद है $1.1 खरब की अगली किस्त के हवाले से। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि पाकिस्तान अब उस ट्रैक पर आ गया है जहाँ से अगले चंद सालों में अगर इन्हीं पॉलिसीज़ का तसलसल रहे तो यकीनन पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म कर सकता है और बेहतर जगह पर नज़र आ सकता है। लेकिन इस पूरे सिनेरियो में अपोजिशन को भी नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपोजिशन जहां पिछले एक साल के दौरान कई मरतबा एहतजाजी तहरीक और इस्लामाबाद की तरफ जिस तरीके से मार्च करने की कोशिश की जाती रही, उसमें बुनियादी किरदार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अदा किया। वहीं अभी भी उनके अज़ाइम पस्त नहीं हुए हैं, बल्कि पिछले दिनों दौरान हमने देखा कि जिस तरीके से अपोजिशन की जमातें इकट्ठी हुई, उनका अगला मरहला अब ये हो सकता है कि वो इस्लामाबाद की तरफ रुख करें या कम अज़ कम अपने अपने शहरों और सूबों में एहतजाजी तहरीक का आगाज़ करें। और इस तहरीक का बुनियादी मकसद यह है कि इस हुकूमत का खात्मा हो। जो पिछले इलेक्शन में 2024 के इलेक्शन में मैंडेट चुराने की बात की जाती है, उसका इआदा करते हुए इस हुकूमत को घर रुखसत किया जाए। इस पूरी सिचुएशन में बुनियादी तौर पर हुकूमत गैर मुस्तहकम होती नज़र आएगी और अपोजिशन की जमातें हावी होती नज़र आएंगी। लेकिन क्या हुकूमत ये अफोर्ड कर सकती है? और इस वक्त हुकूमत मईशत को और दीगर इशूज़ को लेके अगर देखा जाए तो कहाँ पर खड़ी है और ख़ुद क्या किस तरीके से ग्रेड करती है अपनी परफॉर्मेंस को, और आगे अगले आने वाले 4 सालों के लिए क्या हिकमत अमली मुरतब करती हुई नज़र आती है, इसी के ऊपर जानने के लिए हुकूमत का मौक़िफ़ हमारे साथ प्रोग्राम के सेगमेंट में मौजूद मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा भी हैं, साबिक वफाकी वज़ीर भी हैं और यकीनन इकॉनमी से लेकर इन तमाम इंटरनेशनल इशूज़ को बड़े भरपूर अंदाज में समझते हैं। खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ मौजूद है वीडियो लिंक पर। खुर्रम साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके कीमती वक्त के लिए। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि अपोजिशन तो चलें अपने तौर पर बारहा कोशिशें कर रही है, लेकिन एक साल इस हुकूमत ने बड़ी कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल कर लिया है और बहुत बेहतरी आई है बहुत सारे सेक्टर्स में। तो इस हुकूमत की परफॉर्मेंस को आप कैसे ग्रेड करेंगे? एक्सपेक्टेशन से बहुत बेहतर इसने काम किया है। क्या आप मुतमईन नज़र आते हैं कि आगे आने वाले जो 4 साल हैं उसमें जो एक्सपेक्टेशंस अपोजिशन की हैं वो गलत साबित होंगी और हुकूमत सही ट्रैक पर चलती हुई नज़र आ रही है? कैसी परफॉर्मेंस आप देखते हैं इस वक्त तक गवर्नमेंट की? जी, अल्हम्दुलिल्लाह शहबाज शरीफ साहब की काबीना ने एक साल में जो मुआशी इस्तेहकाम हासिल किया है, उससे पूरी कौम को इत्मीनान होना चाहिए, क्योंकि इससे कतई नज़र कि किस जमात की हुकूमत है, ये सोच के पाकिस्तान की किसी भी हुकूमत में ये महारत और फोकस मौजूद है कि वो पाकिस्तान को मसलन एक साल पहले जो महंगाई की शरह थी वो 23.1% थी। हम्म। इस पिछले महीने फरवरी में वो 1.5% रह गई। तो कुछ तो बेहतर इंतजाम किया गया है, बजटरी सोच लाई गई है, पाकिस्तान के जो खर्चे हैं उनमें कमी की गई है, हम्म। जिसके नतीजे में हमें ये इस्तेहकाम हुआ है। तो लिहाजा यहाँ तो हम सबको एक हकीकत ये है, नोहा पढ़ने की आदत हो गई है कि सब बेड़ा हम्म। गर्क हो गया और सब खराब हो गया और कुछ भी हम्म। ठीक नहीं है। हम्म। हालांकि ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है और हम्म। सिर्फ महंगाई की जो शरह 1.5% अचीवमेंट नहीं है, अचीवमेंट ये भी है कि पिछले 17 महीनों से डॉलर की कीमत मुस्तहकम है और उसमें बिल्कुल रुपए रुपए की की कदर कीमत में मुस्तहकम है, बिल्कुल ऐसे ही है।
उसमें कोई जो है हुँ, कदर नहीं गिरी, हुँ, जो हमें पाकिस्तान में एक सबका फेवरेट सब्जेक्ट था कि आज डॉलर का क्या रेट है। अब कोई हुँ, नहीं पूछता, सबको मालूम है कि मुस्तहकम है। हुँ, इसी तरह जो है, जो मुआशी माहिरीन थे, वो करंट अकाउंट डेफिसिट का ड्रम बहुत बजाया करते थे कि हुँ, देखें जी, यहाँ तो बेड़ा गर्क हो गया और तबाही होगी। अब हुँ। करंट अकाउंट डेफिसिट जो है वो डेफिसिट नहीं है, वो सरप्लस है, एग्ज़ैक्टली, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल, पहले बिल्कुल 7 सर। महीनों। तो हुँ, इसलिए हुँ, बहुत सारे हुँ, मामलात में जो है वो बेहतरी आई है, यहाँ हुँ, तक कि किचन आइटम्स में भी हम देख रहे हैं हालिया हफ्तों में। और आई थिंक मैं बहुत सारे नाज़रीन, मुझे उम्मीद है कि मेरे साथ एग्री करेंगे कि सब्जियों की कीमत में वाज़ेह कमी देखी गई है। हुँ, हुँ, इससे पहले पहले जो थी वो आटे की कीमत में कमी आई थी। तो अगर किचन की 2 मेन आइटम्स में हमें कीमत की कमी नज़र आ रही है, तो हम सबको इस पर शुक्र अदा करना चाहिए। तो हुँ, लिहाज़ा इसका ये मतलब नहीं है कि सब कुछ ठीक हो गया है, हुँ, या लेकिन हमें कम से कम ये ज़रूर शहबाज शरीफ साहब, उनकी काबीना को क्रेडिट देना चाहिए कि उन्होंने एक पाकिस्तान जिसके बारे में बहुत जो है वो शकूक व शुबहात थे 1 साल पहले, उसकी मईशत को सँभाल लिया है। हुँ, हुँ, अब नेक्स्ट सब्जेक्ट जो है वो यही है कि लोगों की हमें कुव्वत खरीद कैसे बेहतर करनी है, हमें नया रोज़गार कैसे पैदा करना है, हुँ, और हमें किस तरह जो है वो ऐसी पॉलिसीज़ का एक पूरा सेट लेकर आना है, जिसके नतीजे में पाकिस्तान में सरमायाकारी अंदरूनी भी और बैरूनी भी वो बढ़े, जिसके नतीजे में पाकिस्तानी मर्दों, नौजवान ख़वातीन के लिए नया रोज़गार पैदा हो, बेहतर हुँ, रोज़गार पैदा हुँ, हो, जिससे फिर हमें ये एहसास होगा कि मुल्क जो है वो आगे बढ़ रहा है। लेकिन हमें 1 साल की जो कारकर्दगी है, हुँ, हुँ, उस पर इत्मीनान का इज़हार करना चाहिए। बहुत हुँ, सारी चीज़ें जो हैं हुकूमतों में वो चैलेंजेज़ रहते हैं, लेकिन जो सबसे बड़ा चैलेंज था, ये हम कह सकते हैं अब मार्च 2025 के आगाज़ में, कि शहबाज शरीफ के सामने जो सबसे बड़ा चैलेंज था मईशत को मुस्तहकम करने का, अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने उस पर काबू पा लिया। बिल्कुल ठीक। और नंबर्स भी ये शो करते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, ये फरमाइएगा सर कि आईएमएफ का वफ़द पाकिस्तान में है 2 हफ़्ते के लिए। इस पे थोड़ा-सा ये भी कहा जा रहा है कि तकरीबन बातचीत तो हो चुकी है, जो टेक्निकल एस्पेक्ट्स हैं, बाकी चीज़ों के लवाज़मात पूरे करने हैं। 1.1 अरब डॉलर की किस्त के लिए। सर आपको क्या लगता है कि क्या गवर्नमेंट कोई मिनी बजट लाने की पोज़ीशन में जा रही है? या ऐसी क्या शराइत हैं जिनके ऊपर अभी फ़र्दर इस विज़िट में बातचीत होने जा रही है? अगर आप थोड़ा-सा गाइड कर सकें, या आपको लगता है कि ये एक आसान दौरा साबित होगा और ये रस्मी कार्रवाई है जो सिर्फ़ करने के लिए वो पाकिस्तान में मौजूद है? जी, आईएमएफ का दौरा जो है वो हालिया सालों में किसी भी तरह जो है वो रस्मी कार्रवाई नहीं होती, वो हुँ, पूरी हुँ, तरह हुँ, बल्कि अगर मैं एक मुहावरा समझें कि कंघी के ज़रिए पाकिस्तान के अकाउंट्स में से गुज़रते हैं और उसको वॉच करते हैं। हुँ, और हुकूमत के पास अल्हम्दुलिल्लाह इस दफ़ा जो है कम से कम बजटरी जो कंट्रोल था, हुँ, वो हुँ, बहुत बेहतर रहा है। तो उसकी वजह से इस दौरे में कोई मुश्किल नहीं आनी चाहिए हुकूमत को। हुँ, हुँ, इसके जो अहदाफ हैं वो भी हासिल कर लिए गए। एक हदफ में प्रॉब्लम है, जो कि रेवेन्यू का इश्यू है कि जी रेवेन्यू हुँ, इससे ज़्यादा इकट्ठा होना चाहिए था, लेकिन उसके लिए अभी हुकूमत के पास 4 महीने हैं जिसके में वो इसकी एफर्ट करेंगे। हुँ, उसके अलावा जो अहम बात है वो ये है कि आईएमएफ को अब पाकिस्तान ने डेमोंस्ट्रेट, देखिए ये भी जिस तरह मैंने पहले बात की, मैं उसको जोड़ना चाहता हूँ हुँ, कि आईएमएफ के सामने भी एक ऐसी हुकूमत है जिसने जो कमिटमेंट की वो अपनी पूरी की, और हुँ, जो पूरे नंबर्स थे, चाहे वो करंट अकाउंट डेफिसिट के थे, चाहे वो इंपोर्ट कंट्रोल के थे, हुँ, उसको पूरा किया है। तो लिहाजा वो उनके सामने भी एक बेहतर परफॉर्मेंस वाली हुँ, हुकूमत मौजूद है। तो इस दौरे में तो हम मैं कोई मुश्किल नहीं देख रहा, लेकिन जो इश्यूज हैं अब हुकूमत के सामने, एक अगला एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि बिजली की कीमतें जो है वो कम हुँ, करनी है। हुँ, हुँ, उसके लिए हुकूमत किस तरह अपने दूसरे जो बजट के मद है, उनमें कहाँ से वो स्पेस क्रिएट करती है, हुँ, जिसके ज़रिए बिजली में रिलीफ दिया जा सके, ताकि एक और जो है पाकिस्तान की आवाम की तकलीफ जो है वो दूर करे। लेकिन आप ये ज़रूर एक मैं कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान की जो हुकूमत का अभी 1 साल गुज़रा है, उसमें जो अहम बात थी कि हुकूमत तमाम तर जो उसके ऊपर सियासी हमले हुए, 26 नवंबर का बहुत सीरियस हमला था, 5 रेंजर्स और 1 पुलिसमैन की जान गई। उन तमाम सियासी हमलों और इंतशार के बावजूद हुकूमत हुँ, ने यकसुई से अपना काम जारी रखा, और हुँ, मुस्लिम लीग नून ने एक दफ़ा फिर डिलीवर करके दिखाया कि चाहे वो 2014 हो या 2024, जो तमाम तर सियासी इंतशार के बावजूद
हम फोकस करते हैं और हम्म। अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर करते हैं। अच्छा खुर्रम साहब, सर अब थोड़ा सा मैं चाहूँगी कि सियासी एस्पेक्ट भी आपसे जानने, क्योंकि एक साल इस हुकूमत को हो चुका है। अगर आप इस पे थोड़ा सा राय अपनी दें कि 26वीं तरमीम के बाद हमने देखा कि जहाँ एक तरफ पार्लियामेंट थोड़ी सी मुस्तहकम हुई, वहीं अदलिया के हवाले से एक नई शक्ल अदलिया की सामने आई। उस पर कुछ लोगों की तरफ से तनकीद भी हो रही है, कुछ लोग इसको अप्रिशिएट भी कर रहे हैं। लेकिन आप क्या समझते हैं कि हुकूमत ने इत्तेहादी जमातों के साथ ये जो 26वीं तरमीम का एफर्ट किया, इसके दूररस असरात होंगे? क्योंकि इससे अदलिया में भी एक तरीके से हलचल सी पैदा हुई है। और दूसरा सर ये फरमाएगा कि सियासी तौर पर इस वक्त अपोजिशन अलग खड़ी नजर आती है, गवर्नमेंट को प्रेशराइज करने के लिए एक अलायंस की सूरत में बढ़ती हुई नजर आती है। तो ये सियासी और अदालती महाज के ऊपर गवर्नमेंट की परफॉर्मेंस को कैसे देखते हैं? जी, चूंकि अल्लाह ताला ने मुझे मौका दिया था कि 18वीं और 19वीं तरमीम को वोट देने वालों में मैं भी शामिल हूँ पार्लियामान में। उस वक्त एक कोशिश ये थी, चूंकि अदलिया नई नई आज़ाद हुई थी उन दिनों में, हम्म। कि एक ऐसा तजर्बा किया गया। हर कानून जो बनता है वो एक तजर्बा होता है कि भाई क्या इसके जरिए कौम को बेहतर किया जा सकता है या नहीं। कि अदलिया को मुकम्मल तौर पर खुद मुख्तार बनाया गया नए जजेस रखने के पूरे अमल में, और अदलिया के अंदर जो एहतसाब होना था उसके पूरे अमल में। और उसके नतीजे ये कोशिश थी, और हमारे ये जो हम अवामी नुमाइंदे थे, अवाम की नुमाइंदगी करते हुए, कि इस अमल के जरिए हम्म। जो अदलिया की कारकर्दगी, उनका मयार, उनकी जो जमहूरियत से कमिटमेंट है वो बेहतर होगी। हम्म। वो नाकाम हुई। वो हमारी कोशिश जो थी, हम्म। वो उसमें हमें वो नताइज अदलिया ने नहीं दिए। तो लिहाजा 26वीं तरमीम पाकिस्तान की पार्लियामान की तरफ से ये कोशिश है कि जिस एक पॉलिसी जो कि उस अपने नताइज हासिल नहीं कर पाई, हम्म। उसमें अगर पार्लियामान का जो असर है वो ज्यादा बढ़ाया जाए तो क्या उसके जरिए हम बेहतर नताइज हासिल कर सकते हैं। तो हम्म। अभी इसके नताइज आना बाकी हैं। अब जो मुख्तलिफ जो अदालतों में हम देखते हैं कि कहीं कोई तनाव है, मुझे ये भी तवक्को है कि आने वाले दिनों में ये तनाव भी दूर हो जाएगा। हम्म। और ये जो बात है कि पार्लियामान को जो उसका इस्तेकाक है पाकिस्तान के अवाम की तरफ से दिया गया, कि वो दूसरी हुकूमतों के दूसरे सतूनों के बारे में कानून साजी कर सकते हैं। हम्म। अब इसको हमें ये एक इस्टेब्लिश हुआ है, पहले से ज्यादा मजबूत हुआ है ये हम्म। अमल। तो ये अमल जारी रखना चाहिए। लेकिन जो बात आई थिंक ये कमी जरूर रह गई है वो भी है कि अगर वजीर आजम जो है वो पार्लियामान को ज्यादा वक्त दें और उसको समझे कि एक सोचे समझे तरीके से उसको हम्म। तकवीयत दें, तो उनकी हुकूमत के लिए भी बेहतर है और पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी बेहतर है। अपोजिशन जो भी करती रहेगी, ये बात एक एक साहब ने मुझे कहा कि देखिए हमें तो सड़क पर आना है, क्योंकि हमारे पास कोई जो है वो रास्ता नहीं है, हमारे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए। तो मैंने उन्हें बड़े अदब से अर्ज किया कि आपके पास सबसे बड़ी जगह हम्म। पाकिस्तान के मुंतखब ऐवान है, बिल्कुल। जहां आकर आप अपनी हम्म। आप आवाज भी बुलंद करें, हम्म। आप मामलात के जो सोल्यूशन है वो भी पेश हम्म। करें, हम्म। और हुकूमत के ऊपर तनकीद भी करें। लेकिन अगर आप जो है वो पार्लियामान को ही जो है वो कमजोर करते हैं और खत हम्म। लिखते हैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को और हम्म। डॉसियर भेजते हैं IMF को, तो ये हम्म। सारे काम असल में पार्लियामान के करने वाले हैं। और मैंने कहा पार्लियामान को मजबूत करने से अपोजिशन भी मजबूत हो। हम्म। अच्छा सर, क्विकली, वैसे वक्त खत्म हो चुका है, लेकिन ये जो आपने भी पार्लियामेंट में लाने की बात की, अपोजिशन तो बज़ाहिर ये एहतजाज या अपनी पूरी तहरीक को पार्लियामेंट लाने का नहीं सोच रहे हैं, वो तो सड़कों पर जाने का सोच रहे हैं। अगर ऐसा करते हैं तो आपके ख्याल में गवर्नमेंट के लिए कितनी मुश्किलात हो सकती हैं? अगर मुख्तसरन मुझे बता दें। जी, देखिए अगर तो ये अलायंस बनता है तो हम्म। कम से कम हमें ये ज़रूर तवक्को है कि फिर जो है कोई डंडे लेकर पाकिस्तान टेलीविज़न पर कब्ज़ा नहीं करेगा, हम्म। पार्लियामान का जंगला नहीं गिराएगा, रेडियो पाकिस्तान पेशावर को आग नहीं लगाएगा, जिन हाउस पेशावर को आग नहीं लगाएगा, लाहौर में पुलिस की को ऊपर पेट्रोल बम नहीं फेंकेगा। तो अगर हम्म। ये सब पुरअमन जमातें एक पुरअमन सियासी जद्दोजहद का आगाज़ करती हैं, हम्म। तो ये पाकिस्तान की जमहूरियत के लिए भी अच्छा है और हुकूमत के लिए भी अच्छा है कि अगर अपोजिशन का जो राय है वो मुनज़्ज़म होकर पुरअमन तरीके से सामने आती है, तो हुकूमत को भी मामलात को चलाने में और अपनी सोच को क्लैरिफाई करने में आसानी होगी। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब सर आपके कीमती वक्त के लिए। उनके सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन हुकूमत पुरुमीद नज़र आती है कि आने वाले वक्त में हालात मज़ीद बेहतर हो सकेंगे गवर्नमेंट के पर्सपेक्टिव में, लेकिन अब देखना होगा कि अपोजिशन इस हवाले से बिल्कुल मुख्तलिफ हिकमत अमली बनाने की तैयारी कर रही है। उनका मौक़िफ़ क्या है, उनसे जानेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। जैसे हुकूमत अपने आप को बहुत बेहतर ग्रेड करती है और यकीनन अगर देखा जाए तो बज़ाहिर तो पॉलिसियों के हवाले से जो तसलसल नज़र आ रहा है उसमें बैनुल-अक़वामी इदारे भी तारीफ़ कर रहे हैं और ख़ुद हुकूमत भी खासी खुश नज़र आती है, लेकिन दूसरी तरफ अपोजिशन का बिल्कुल मुख्तलिफ मौक़िफ़ नज़र आता है। जिस तरीके से इकॉनमी की बात की जाए, सियासी महाज के ऊपर भी हुकूमत को अपोजिशन मुश्किलात का शिकार करने के लिए इस वक्त भरपूर तैयारी में नज़र आती है और दूसरी तरफ मईशत के नंबर्स के बारे में भी कहा जा रहा है कि ये भी दाव पेच के ज़रिए तब्दील करके बज़ाहिर आवाम को मुतमईन करने की कोशिश की जा रही है और ग्राउंड रियलिटी के तौर पर देखा जाए तो महंगाई में कमी का जो वावेला किया जा रहा है हुकूमत की तरफ से, उसके समरात हुकूमत की तरफ से आवाम को पहुँचते हुए नज़र नहीं आ रहे हैं। लेकिन अब देखना होगा कि आया अपोजिशन इस हवाले से सिर्फ ज़ुबानी जमा खर्च ही करेगी या फिर प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर भी किसी किस्म की तहरीक या अमली तौर पर भी सियासी मैदान में कदम रखने की जुर्रत करने या जसारत करने की कोशिश इस वक्त की अपोजिशन कर सकती है, क्योंकि बज़ाहिर अपोजिशन भी तकसीम नज़र आती है। इसी पूरी सूरत हाल के ऊपर हम बात करने के लिए अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का रुख करेंगे। इस पर बात करने के लिए मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा रऊफ़ हसन साहब इस वक्त वीडियो लिंक पर मौजूद है। रऊफ़ साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो मैं ये जानना चाहूँगी कि इस हुकूमत को 1 साल मुकम्मल हो चुका है और हुकूमत अपने आप को तो परफॉर्मेंस के लिहाज से देखा जाए तो ये कह रही है कि बहुत बेहतर काम किया है, इकॉनमी के नंबर्स बेहतर किए हैं, महंगाई के बढ़ने की रफ्तार कम की है, फिर इंटरनेशनली जो इंस्टीट्यूशंस हैं IMF, वर्ल्ड बैंक, वो तारीफ़ें कर रहे हैं और साथ में बैनुल-अक़वामी सुदूर भी जो हैं वो पाकिस्तान का रुख कर रहे हैं। तो बज़ाहिर देखा जाए तो हुकूमत तो बड़ी मुतमईन नज़र आती है, लेकिन अपोजिशन मुतमईन नज़र आती है या नहीं? थैंक यू सना, बहुत मेहरबानी। देखिए, हाँ, इनकी जो कार्रवाई है वो 60 पेज के सप्लीमेंट में पोशीदा है, जिसमें मुझे बताया किसी ने कि सिर्फ चीफ मिनिस्टर पंजाब की 301 तस्वीरें तकरीबन पब्लिश की गई हैं। जी बिल्कुल, अगर तस्वीरों की तादाद के ऊपर उसकी उस डिनोमिनेटर की बेसिस के ऊपर आप मेजर करेंगे तो बहुत बहुत कामयाबी हुई है, बहुत तरक्की हुई है। लेकिन असल हकीकत यह है कि जिस मुल्क में रोज़गार के लिए मैस एक्सिडस ऑफ पीपल हो, लोग जा रहे हों, इस वक्त सबसे ज़्यादा जो भीड़ है वो पासपोर्ट ऑफिसेस में है। आप जाके खुद देख लीजिए, वहाँ वो लोग हैं जो कि जल्दी से जल्दी पासपोर्ट बना के नौकरी की तलाश में दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में जो हैं वो दरबदर होंगे। इस सिलसिले में कुछ रिसेंटली अनफॉर्चुनेटली आपको पता है कुछ ट्रेजिडीज़ भी हुई हैं जहाँ के बोट सिंक हुई हैं, जिसमें कि खासे तादाद में पाकिस्तानी जो हैं वो भी ज़िंदगी से हाथ धो बैठे हैं। और इसके साथ साथ सिर्फ एक और फिगर मैं आपके साथ शेयर करता हूँ कि जो अनएम्प्लॉयमेंट है इस वक्त पाकिस्तान की 77 साला तारीख में सबसे ज़्यादा है अनएम्प्लॉयमेंट। और इसी वजह से जो पहला पॉइंट मैंने कहा है कि लोग इस मुल्क को छोड़ के जा रहे हैं, क्योंकि यहाँ उन्हें कुछ उम्मीद जो है एम्प्लॉयमेंट की वो नज़र नहीं आ रही। बाकी रहा IMF का और बाकी से दूर की आपने बात की है, तो ये जो मामलात होते हैं ये महीनों पहले जो तय होते हैं और उसके बाद जो विजिट्स होते हैं वो होते हैं। जहाँ तक रहा इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस जो हैं उनका कॉन्फिडेंस, वो तो अभी IMF का वफ़द पाकिस्तान आया हुआ है। जब वो हमारे फैक्ट्स एंड फिगर्स में से उनको देखेगा तो उसके बाद ही उनकी कुछ स्टेटमेंट आएगी, तो ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनका कितना कॉन्फिडेंस है इस वक्त जो पाकिस्तानी साहिबान इक़्तिदार हैं उनकी पॉलिसीज़ में। मुझे तो ख़ासे शुकूक व शुबहात लगते हैं कि क्या वो भी इनको एक क्लीन चिट देंगे। इसके अलावा और भी बहुत सारे ख़तरात हैं जो कि मंडला रहे हैं इस वक्त, क्योंकि फजिंग ऑफ फिगर्स जो है वो शरीफ ख़ानदान का एक बहुत पुराना वतीरा है। आपको याद है कि इससे पहले भी वर्ल्ड बैंक लेवल के ऊपर डिस्कवर हो चुका हुआ है और वहाँ पाकिस्तान को खासी एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ेगा। तो शायद इस दफ़ा भी इसी किस्म के कुछ हक़ाइक़ जो हैं वो वक्त गुजरने के साथ साथ आश्कार होंगे। सर, लेकिन ये फरमाएगा कि अगर अपोजिशन को लगता है कि हुकूमत की तरफ से ये सिर्फ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है या सिर्फ एक इमेज उजागर करने की कोशिश हो रही है, तो फिर वजह क्या है कि बैनुल-अक़वामी इदारे भी जिनमें IMF भी शामिल है, दीगर इदारे भी शामिल हैं, वो पाकिस्तान की पॉलिसीज़ की तारीफ़ कर रहे हैं? फिर इसकी क्या वजह है? तारीफ का तो मुझे तारीफ के कलमात तो मेरी नज़र से तो नहीं गुजरे। हाँ,
वो कहते हैं ना कि कर्ज दे के भी कुछ लोग फंस जाते हैं। अब IMF ने कर्जे तो दिए हुए हैं और वो कर्जों की रिकवरी की भी बात करनी है। इस वक्त जो सिचुएशन है वो ये है कि मुल्क कर्ज के ऊपर चल रहा है। मुल्क इकोनॉमिक कैप्टिव के तौर के ऊपर इस वक्त बैन अवी सतह के ऊपर मंजर आम के ऊपर आ रहा है। और ये इंटरनेशनल अदारे जो हैं उनके पीछे कोई जियो स्ट्रेटिजिक फैक्टर्स भी हैं जो कि मैं यहाँ इस फोरम के ऊपर डिस्कस नहीं करना चाहूँगा। लेकिन ये वक्त गुजरने के साथ साथ सारे हकायक जैसा कि मैंने अर्ज किया आश्कार होंगे, फिर आपको पता चलेगा कि क्या होता रहा है इस मुल्क में, किस किस तरीके से इसको लूटा जाता रहा है। रऊफ साहब, थोड़ा सा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से बताएगा। खबरें ये थीं कि बानी चेयरमैन PTI और उनकी जो एहलियाँ हैं उनको सहर और अफ्तार के हवाले से भी मुश्किलात का सामना था। बैरिस्टर सैफ साहब का ये कहना था कि उनको सहरी के औकात में उनको खाना नहीं दिया जा रहा, लेकिन हुकूमत की तरफ से इसका लंबा चौड़ा जवाब आया है और उन्होंने इसकी बिल्कुल नफ़ी की है। तो असल सिचुएशन क्या पता चल सकी? और इसके साथ मुलाकात करने के हवाले से भी खान साहब को मुश्किलात आ रही हैं। तो कोर्ट्स की तरफ से बड़े वाज़ेह अहकामात के बावजूद आखिर रुकावट क्या है? हुकूमत के कॉल और फेल में हमेशा से तजाद रहा है और अब ये तजाद जो है वो मजीद बढ़ रहा है क्योंकि वक्त गुजरने के साथ साथ बहुत सारे और हकायक हैं जिनके ऊपर पर्दा डालना जो है वो मकसूद है। ये सारी मुश्किलात जिनका जिक्र किया गया है, ये मेरा ख्याल एक अंडरस्टेटमेंट है। खान साहब को जिस तरीके से रखा गया है, जिस तरीके से उनको तोड़ने की कोशिश की गई है, उनकी बेगम साहबा को तोड़ने की कोशिश की गई है, ये तो वक्त गुजरेगा, इसके ऊपर तो किताबें लिखी जाएंगी। लेकिन बिल्कुल उनको मेरी भी इंफॉर्मेशन यही है जो कि हमें पहुंचाई गई है, क्योंकि मैं ज़ाती तौर के ऊपर तो उनसे 29 हफ्ते हो गए नहीं मिल पाया। ये कोर्ट की इंस्ट्रक्शंस के बावजूद जो है वो मुलाकात, आपको पता है, का सिलसिला जो है वो कम्प्लीटली मुनक़ते किया गया है। हमारी जितनी भी सियासी लीडरशिप है उसको भी तकरीबन 25-26 हफ्तों से खान साहब के साथ नहीं मिलने दिया गया और बाकी भी वकला की जो मुलाकातें हैं उनके साथ उसको भी लिमिट कर किया गया है और फैमिली की मुलाकात शाज़ व नाज़र ही होती है। तो ये तमाम हकायक जो हैं वो ये जो स्टेप्स हैं हुकूमत ने जो लिए हैं और ये मुलाकातों का सिलसिला जो है उसको लिमिट किया गया है। ऑब्वियसली ये बहुत सारे फैक्ट्स हैं जिनकी पर्दादारी है और वो पर्दादारी जब जो वक्त गुजरेगा तो ये सब कुछ सामने आएगा। खान साहब को मुश्किलात हैं, बिल्कुल हैं। अब मैं हुकूमत के लोगों की जो बातचीत है इस सिलसिले में मैं नहीं चाहूँगा कि मैं उसका जवाब दूं, क्योंकि ये झूठ का पलंदा होते हैं। बिल्कुल वो एक फिक्शनल चीज़ें क्रिएट करते हैं और उसको आवाम के सामने बयान करते हैं। मेरा सवाल ये है कि अगर कुछ छुपाना नहीं है तो खान साहब के साथ क्यों मुलाकात की इजाज़त नहीं दी जाती? अगर छुपाना नहीं है, खान साहब की सेहत के बारे में भी हमें बहुत सारी इतलात मिली हैं जिसकी वजह से खदशात ने जन्म लिया है, तो क्यों उनके ज़ाती मुआलिज को उनका एग्जामिनेशन करने की इजाज़त नहीं देती? क्यों सरकारी डॉक्टर्स जो कि इनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं, इनके अहकामात के ताबे हैं, वो क्या सिर्फ उन्हीं को भेजा जाता है और वो एक ऑल वेल की रिपोर्ट जो है वो पहले से लेके साथ आते हैं और वो अनाउंस कर देते हैं? हम डिमांड करेंगे कि खान साहब के जो ज़ाती मुआलिज हैं उनको इजाज़त मिलनी चाहिए कि वो उनका मुआयना कर सकें, ताकि हमारे जो उनकी सेहत के बारे में खदशात हैं वो दूर हों और जो बाकी चीज़ें हैं जो हो रहा है उनके साथ, जिस तरीके का रवैया रखा गया है, वो सिर्फ उसी सूरत में ख़त्म होगा जबकि उनके साथ जो आइन और कानून जिसकी इजाज़त देता है और जो अदालतों ने जिसके बारे में अहकामात सादर किया गया है उन अहकामात के मुताबिक सियासी लीडरान की और बाकी लोगों की खान साहब के साथ रेगुलर बेसिस मुलाकात जो है वो होने दी जाए। सर, ये फरमाएगा कि ये भी खबर आई कि बुशरा बीबी साहिबा ने मिशाल यूसुफजई साहिबा को अपनी तर्जुमानी से हटा दिया है और उनकी जगह नईम पंजोता साहब समेत कोई 4 के करीब अफराद को तैनात किया गया है, अपना तर्जुमान उन्होंने मुकर्रर किया है। क्या इसकी वजह यह है कि मिशाल साहिबा के हवाले से खैबर पख्तूनख्वा में एक रिफ्ट पाया जाता था, या कुछ ऐसे ऑफिशियल मैटर्स थे जो कि पार्टी से मुंसलिक थे जो उन्होंने पब्लिक के सामने या मीडिया के सामने किए? वजह क्या है मिशाल साहिबा को हटाने की? देखिए, ये हर पॉलिटिकल पार्टी में, हर हुकूमत में इस किस्म के डिसीजंस जो फैसले किए जाते रहे हैं। कोई लाजमी नहीं कि हर फैसला जो है वो पब्लिक डोमेन के ऊपर डिस्कस किया जाए। वजूहात होंगी अगर ऐसा हुआ है, क्योंकि मेरे पास तो अभी तक ये इन्फॉर्मेशन भी नहीं है। अगर ये हुआ है तो उसकी वजूहात होंगी। मेरा नहीं ख्याल कि इस किस्म की चीज़ें जो है वो पब्लिक डोमेन में डिस्कस होनी चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। रऊफ हसन साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। यकीनन अपोजिशन की तरफ से जो भी स्ट्रैटेजी मुरतब होनी है वो आने वाले दिनों में यकीनन वाज़े हो जाएगी, लेकिन ये भी अपनी जगह एक मसला दरपेश हो सकता है कि अगर अपोजिशन की सारी जमातें इकट्ठी नहीं होंगी तो इसका फ़ायदा यकीनन हुकूमत को पहुँचेगा। एक मुख्तसर वक्फा, और जहाँ इकॉनमी के हवाले से बड़े बुलंद बांग दावे हो रहे हैं हुकूमत की तरफ से, वहीं रियलिटी पिक्चर क्या है इसके ऊपर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद एक बार फिर आपको खुश आमदीद कहते हैं। जिस तरीके से हुकूमत अपना 1 साल मुकम्मल कर चुकी है, वहीं खुद हुकूमत की तरफ से तो ये कहा जा रहा है कि उसकी सिमत बड़ी दुरुस्त है और इकोनॉमी के लिहाज से देखा जाए या फिर सियासी महाज के ऊपर देखा जाए बैनुल-अक़वामी सुदूर के दौरों के लिहाज से देखा जाए, हर जगह हुकूमत अपने नंबर्स को बड़ा अच्छा ग्रेड कर रही है। लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड के ऊपर सूरत हाल कितनी मुख्तलिफ नज़र आती है। ख़ास तौर पर मईशत के बारे में बड़ा ये हुकूमत चैम्पियन बनने की कोशिश ज़रूर कर रही है, क्योंकि एक तरफ IMF की तरफ से ये कहा जा रहा है कि आपने बड़ा बेहतर परफॉर्म किया है और दूसरी तरफ खुद महंगाई जो कि काफ़ी नीचे के नंबर्स पर आ गई है, लेकिन वो असल में महंगाई के बढ़ने की रफ्तार है, जिसके हवाले से कल वज़ीर आज़म साहब भी बड़े मुतमईन नज़र आ रहे थे कि महंगाई को बड़ी हद तक कंट्रोल किया गया है। लेकिन वजह क्या है कि आम आदमी तक उसका फ़ायदा नहीं पहुंच पा रहा, और इस 1 साल की हुकूमती कारकर्दगी को हम किस तरीके से इवैल्यूएट कर सकते हैं, मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर इसके ऊपर बात करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं न सिर्फ एक वफाकी वज़ीर हैं बल्कि सीजन पॉलिटिशियन भी हैं, इकॉनमी बहुत हद तक बहुत से लोगों से बहुत बेहतर अंदाज में समझते भी हैं और नंबर्स का असल अहवाल भी जानते हैं। दानियाल अजीज़ साहब मेरे साथ बड़े अरसे के बाद स्टूडियोज़ में मौजूद है। दानियाल साहब, बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त के लिए। सर, पहले तो ये बताइएगा, अगर मैं 1 साल का आपसे एक फ़ीडबैक ले सकूँ इस गवर्नमेंट का, तो इकोनॉमी के नंबर्स के ऊपर बहुत बुलंदोबांग दावे हो रहे हैं। आपके ख्याल में 1 साल बाद हमारी इकोनॉमी कहाँ खड़ी नज़र आती है? जी, इसमें जो बुनियादी तौर पर हमारी गवर्नमेंट बार बार प्रचार कर रही है वो इस बात का है कि इन्होंने स्टेबिलिटी ले आए हैं और अब ग्रोथ की टाइमिंग है। लेकिन हकीकत इस बात की है कि स्टेबिलिटी जो केयर टेकर गवर्नमेंट थी उसके दौरान आ गई थी स्टैंड बाय अरेंजमेंट के ज़रिए से, और उसके बाद जो इनका ये पहला साल था ये इन्होंने गियर शिफ्ट करने थे स्टेबिलिटी से ग्रोथ की तरफ, तो वो तो हुआ नहीं। और उसकी जो अहम एक मिसाल है मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये आज के अखबार हैं, ये आपके सामने, और ये इश्तिहार लगा हुआ है हुकूमत का परफॉर्मेंस का जो इन्होंने खुद लगाया है, और इसमें जो सबसे पहली मद है वो है ग्रोथ की। बाकी तमाम इनके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 हिस्से जो है इन्होंने 2003-04 और पहले 6 महीने इस साल के 2005 के साथ मुकाबल किए हैं। लेकिन जब ग्रोथ की बारी आई है वहाँ उन्होंने 2023 और 2024 का यानी पिछले साल के फिगर दे दिए। तो ये जो एक आपको पता है बाजार का हमेशा कहते हैं कि ये इसमें तोल नहीं पूरा करते, मिलावट करते हैं, इससे ही हमारे कल्चर में इसको थोड़ा सा बुरा लफ्ज़ गिना जाता है बाजारी का, इस तरह का। तो ये डंडी मारनी, ये चीज़ें जो है ना, ये शेवा जो है ये बाजार का देखा हमने। लेकिन आप देखें यहाँ पर ये गवर्नमेंट का ऐड है, इसमें टैक्स पेयर का पैसा लगा है टैक्स पेयर को बेवकूफ़ बनाने के लिए। और ये क्यों करते हैं? जब सिर्फ इसलिए कि सबको पता है कि जो ग्रोथ है इस साल के पहले क्वार्टर की वो 0.92% आई, यानी अशारिया 1% से कम। तो ये जो स्टेबिलिटी बता रहे हैं, ऐसे तो लाश भी स्टेबल होती है नहीं, लेकिन एक मिनट, लाश भी स्टेबल होती है। अगर लाश पड़ी हुई है, मैयत पड़ी हुई है, वो स्टेबल होती है, उसने उठ के चलने नहीं शुरू हो जाना। तो ये इनकी जो ट्रांजिशन है ग्रोथ की तरफ वो नहीं हो पा रही, नहीं हो सकी, और उसकी वजह है, उसकी एक मेन वजह यह है कि इन्होंने इंतज़ामिया को और पब्लिक को, प्राइवेट सेक्टर को, जो इन्वेस्टर है उनको टोटली कंफ्यूज कर दिए। उसकी वजह ये इन्होंने 5 प्लान बना दिए, 5 एक ही मौजू पे जो इकोनॉमी है उसके ऊपर 5 प्लान है। सबसे पहला प्लान इनका सितंबर में आया, वो ये प्लान था IMF वाला, उसमें तकरीबन हर शोबे में कुछ ना कुछ है। और उससे पहले जो उन्होंने अनाउंस करना था अगस्त की 14 तारीख को, जो स्टीवन डेक्लन प्लान के नाम से जाना जा रहा है, जो होम ग्रोन प्लान भी कहलाता है, उससे ये भाग गए। इन्होंने कह दिया कि 14 अगस्त को कि जी ये हमने डार साहब को भिजवा दिया, वो रिव्यू करेंगे। अब सितंबर गुजरा, अक्टूबर आया तो IMF की टीम फिर आ गई इमरजेंसी कि जी ये आप क्या कर रहे हैं, ये तो सारे हदफ आप मिस कर रहे हैं, तो ये आप बड़े सीरियस हैं, इसमें आपको लचक नहीं मिलनी है। और फिर वो कह के चले गए। करते कराते नवंबर गुजर, दिसंबर में आके हमें यकलख्त एक बिल्कुल नया प्लान जो असल में 2 साल पुराना था वो झाड़ झूड़ के यूरैन के नाम से, अब अंग्रेजी में पढ़े तो यूरैन बनता है, उर्दू में पढ़े तो उड़ान बनता है। लेकिन जो यूरैन है ये एक ऐसी बात है कि मुखफ़फ़ जो है वो कई दफ़ा अल्लाह ताला की तरफ से हकीकत बयान कर देता है। इराक में मसलन जब अमेरिका ने जंग कर दी तो वहाँ इन्होंने कहा कि वेपन्स ऑफ मैस डिस्ट्रक्शन है, सारी दुनिया को पता था कि ये तेल के लिए जंग की है, और वो बाद में साबित भी हो गया। लेकिन उस वक्त इन्होंने ऑपरेशन इराकी लिबरेशन उसका नाम रख दिया, ऑपरेशन का जो इन्वेजन की उन्होंने, उसका मुखफ़फ़ बनता है ऑयल,
اب پہلی دنیا ساری کہہ رہی تھی کہ یہ تیل کی وجہ سے کر، وہ مخفف بھی وہ نکل آیا، راتوں رات انہوں نے پھر بدلا. اسی طرح سے اس کیس میں جو اصل پلان تھا اسٹیفن ڈیکرن پلان، ہوم گراؤنڈ پلان، جس نے پاکستان کو تبدیلی کی طرف لے کے جانا تھا، اس سے یہ بھاگ گئے، یعنی یورین. تو وہ نام یہ آ گیا یورین. اب اس کو اردو میں پڑھے تو اڑان ہوتا ہے. تو یہ انہوں نے دسمبر میں اناؤنس، ایک منٹ کے لیے، یہ دسمبر میں اناؤنس کر دیا. اس کے بعد کیا ہوا کہ جنوری میں وہ جو پلان تھا اگست 14 تاریخ والا، وہ بھی پرائم منسٹر کی ویب سائٹ پہ چڑھ گیا. ابھی یہ 3 پلان ہو گئے. ابھی ہم ہضم کر رہے تھے تو ورلڈ بینک صاحب آ گئے. انہوں نے کہا ہمارے پاس بھی 10 سالہ پروگرام ہے $20 بلین کا، وہ بھی گورنمنٹ کا، وہ بھی اناؤنس کر دیا. اور جو SIFC کا کام ہے وہ بھی ایک پلان ہے، وہ علیحدہ چل رہا ہے. تو یہ 5 پلان ہو گئے، سارے معیشت پہ ہیں، ساروں میں ہدف مختلف ہے. کوئی 3 سال کا ہے، کوئی 10 سال کا ہے، کوئی 5 سال کا ہے. کچھ پتہ نہیں ہے کسی کو، سب چپ کر کے بیٹھے تماشا دیکھ. اچھا، لیکن اس کا مطلب یہ کہ یہ تمام پروجیکٹس ایک تو کیا مرج نہیں ہو سکتے؟ دوسرا آپ نے جو GDP گروتھ کی بات کی ہے، تو ابھی کچھ دنوں پہلے تو میرا خیال ہے کہ کوئی آفیشلی بات کر رہے تھے کہ ہم مور دین 2% GDP گروتھ پہ چلے جائیں گے. تو وہ پھر کس پریکٹیکل گراؤنڈ کے اوپر بات کر رہے تھے یہ کہ ہم 2% پہ چلے جائیں گے؟ اگر یہ چلے جائیں گے فرض کریں تو پچھلے سال کی جو گروتھ ہے جو انہوں نے خود ابھی بتائی ہے 2004 کی، وہ 2.5% ہے. تو پھر وہ اسٹیبلٹی گروتھ میں نہیں کنورٹ ہوئی. یہی تو میں عرض کر رہا ہوں. اگر 2% پہ چلے گئی تو پچھلے سال سے تو کم ہے. تو اسٹیبلٹی میں سے پھر نکلا کیا؟ کچھ بھی نہیں. اصل میں یہ اپنا جو بزنس کمیونٹی ہے، جو پرائیویٹ سیکٹر ہے، اس کے ساتھ انہوں نے کوئی ڈائلاگ نہیں انیشیٹ کیا. ان کے ساتھ بیٹھ کے کوئی بات چیت نہیں کی، کوئی سمجھوتا کر کے نہیں آگے چلے کہ ہم نے کس طرح پاکستان کو بڑھانا ہے، کہ جو ہماری امپورٹ اکانومی تھی اس کو ایکسپورٹ اکانومی میں کیسے کنورٹ کرنا ہے. اس میں ایک میسو ٹرانزیشن انوالوڈ ہے. یہ جتنی بھی پاکستان کی پچھلے 20-25 برس سے اکانومی تیار ہوئی ہے، یہ افغانستان کے جو جنگ کے ڈالرز ہمیں ملے تھے، یہ اس پہ تیار ہوئی ہے. اس ویلے ڈالر وافر تھے. اور اس کے ساتھ جب ختم ہو گئے، جب ہم ڈپلیسٹرز ڈکلیئر ہو گئے، پھر انہوں نے ڈیٹ کا دروازہ دکھا دیا شوکت ترین صاحب نے پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ میں 2008 کی بات کر رہا ہوں. اور وہاں سے پھر ڈیٹ لیتے لیتے پھر ڈار صاحب نے بھی ڈیٹ لیا، پھر عمران خان نے تو حد ہی کر دی. تو اب ہم ڈیٹ نہیں مل سکتا ہمیں، دنیا میں ہم فارغ ہو گئے ہیں. ہمارے دوست ممالک بھی جواب دے گئے ہیں. تو اب ہم کہہ رہے ہیں کہ جی ڈالر بچانے ہیں. ڈالر اگر بچانے ہیں تو پھر آپ کو ایکسپورٹ کرنی پڑے گی، امپورٹ کم کرنی پڑے گی. اس طرف اگر آپ اب مائل کریں، انڈسٹری نے تو سارا پیسہ لگا دیا. ان کی تو ساری انڈسٹریز جو ہے کنزمپشن بیسڈ، ایکسپورٹ بیسڈ، بینک سارے سب کچھ جو ہے، تو پوری اکانومی کو اوور آل کرنے کی بات ہے. اس لیے تو فائنانس منسٹر کہتے ہیں کہ ہم نے DNA تبدیل کرنا ہے. اور ڈار صاحب کہتے ہیں ہم نے سٹیٹس کو رکھنا ہے، کہ بس تھوڑے سے یہ اثاثے بیچ لیں اور کام چلنے دیں. اسی لیے وہ وہاں جاتے نہیں ہیں، وہ کہیں اور کسی اور منسٹری میں بیٹھے ہوئے ہیں. ایک طرف ہمیں کہتے ہیں کہ جی ہم 20ویں معیشت بننے جا رہے تھے. ابھی لندن میں جا کے میاں نواز شریف کا بیان تھا، یہ 1 مہینہ بھی نہیں گزرا اس بات کو، کہ اگر 20ویں معیشت بننے جا رہے تھے، کہہ رہے تھے کہ 2 سال مل جائیں تو ہم 20ویں معیشت بننے جا رہے تھے تو ان کو لگائیں نا بھائی، 19ویں بنا دیں. نہیں لگا رہے نا، دال میں کچھ کالا ہے نا، کوئی پرابلم ہے. وہ پرابلم میں آپ کو بتا دیتا ہوں کیا ہے، کہ وہ کویکری ہے. وہ کویکری ہے. کوئی دنیا میں کوئی جو سیریس ادارہ ہے یا کوئی کنٹری ہے جو وہ سمجھتی نہیں ہے کہ یہ کوئی ڈھنگ کی پالیسی ہے. تو اب کیا ہوا کہ آپ کی IMF، آپ کی جو PTI ہے، آپ کی جو پیپلز پارٹی ہے، آپ کی جو نون لیگ ہے، اب تینوں کے پاس ماشاءاللہ فائنانس منسٹر نہیں ہے. مسئلہ سارا معیشت کا ہے. تو آپ مجھے بتائیں کہ گنجی نہائے گی کیا، نچوڑے گی کیا؟ تو کیا وجہ ہے سر، کیوں نہیں ان کو کوئی ایک فائنانس سمجھنے والا بندہ نہیں ملتا؟ نہیں ہے مطلب نون لیگ کے پاس بھی ڈار صاحب ہی تھے نا، وہ بھی پروفیشنلی تو اس طریقے سے فائنانس کو نہیں سمجھتے تھے. ان کے بارے میں کہا جاتا تھا وہ اکاؤنٹنٹ ہیں. لیکن ہمارے پاس پورے ملک میں کیا وجہ ہے کہ ہم فائنانس کے لیے لوگ نہیں ڈھونڈ پاتے؟ نہیں ہے کسی پولیٹیکل، جو پیپلز پارٹی ہے ان کا تو سارا دار و مدار ہی اور ہے. وہ تو ابھی تک سوشلزم کمیونزم میں پھنسے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کا سارا نیشنلائزیشن، اور وہ مانتے ہی نہیں ہیں کیپٹل مارکیٹ اکنامکس کو. اور جو نون لیگ ہے وہ اپنے رشتہ داروں سے باہر جا ہی نہیں سکتی. اچھا، کیا وجہ ہے سر؟ ایک تو پہلے تو میں 2 چیزیں آپ سے جاننا چاہوں گی. ایک یہ جو IMF کا وفد ابھی پاکستان میں ہے، obviously ایک قسط ہماری پھنسی ہوئی ہے، اس کے کلیئر کرنے کے لیے ہمیں بہت ساری چیزیں ان کی اور بھی ان کے سامنے رکھنی پڑیں گی. ایک تو آپ کو کتنا لگتا ہے کہ اس میں کچھ ہو سکتا ہے یا وہ آسانی سے ہو جائے گا؟ دوسری چیز یہ کہ یہ جو کل ادارہ شماریات کے نمبرز آئے تھے، اس میں تو کہا گیا کہ جی مہنگائی تو ریکارڈ 1 point something پہ لیس دین 2% پہ چلی گئی ہے فروری کے مہینے میں. تو اس پہ وزیر اعظم صاحب نے ایک اسٹیٹمنٹ دیا باقاعدہ، انہوں نے کہا کہ تو بہت زبردست بات ہے کہ ہم مہنگائی کو کنٹرول کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ پریکٹیکلی وہی ہو رہا ہے جو وہ کہہ رہے ہیں؟ میں آپ کے پہلے سوال کا پہلے جواب دے دیتا ہوں. اس میں جو IMF کی بات ہے نا، IMF کے اگریمنٹ میں یہ لکھا ہوا ہے کہ اگر مالی خسارہ جو ہے وہ 1% سے تجاوز کرے گا تو پھر ایڈیشنل ریونیو میجرز یعنی منی بجٹ لانا پڑے گا آپ کو. اور منی بجٹ کی شکیں کیا ہیں وہ بھی لکھی ہوئی ہیں بیچ میں. وہ 40 ارب تک کی ہیں.
لیکن آپ کا خسارہ جو ہے 400 ارب تک چلا گیا. اب یہ کتنی عجیب و غریب بات ہے کہ آپ نے پہلے اصولی فیصلہ کیا کہ برابری کی ٹیکسیشن ہوگی, اور اس وقت آپ نے بڑے دھوم دھام سے سنا کہ جی ایگریکلچر ٹیکس اور یہ تاجر دوست ایپ اور ریل اسٹیٹ ٹیکس اور یہ سارا کچھ آ رہا ہے جی. اس کے بعد کیا ہوا کہ اسٹیٹ بینک نے انٹرسٹ ریٹ جو ہے کم کرنا شروع کیا, تو جو بجٹ کی تھی قسط انہوں نے وہ کم ہو گئی, تو ان کو پیسے بچ گئے. تو پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے بالکل ہاتھ اٹھا, پچھلے 4 مہینے سے آپ نے کبھی سنا ہے تاجر دوست ایپ؟ ختم ہو گیا نا. کہاں ہے ایگریکلچر ٹیکس؟ تو یہ جنوری 1 سے لگنا تھا, کہاں لگا ہے؟ کہیں بھی نہیں لگا. تو یہ ایکچولی ریل اسٹیٹ کا بھی وہی حال ہے کہ جی ہم ان کو پیکج دیں گے. اب نئی باتیں شروع ہو گئی ہیں کہ جی اس کی میٹنگ کیوں نہیں ہو رہی, تو یہ بھاگ گئے ہیں اس سے. اب ہوا کیا ہے اصل میں جو سیلریڈ کلاس ہے, مڈل کلاس ہے, ان سے انہوں نے بجٹ سے بھی زیادہ ٹیکس لے لیا ہوا. تو وہ جو بچت ہوئی ہے, جو بچت اسٹیٹ بینک کی جانب سے پروفٹس کی یا قسط کم ہونے کی وجہ سے جو بچت, وہ تو جانی تھی سیلریڈ کلاس اور مڈل کلاس کو. یہ تو برابر کا پہلے نہیں دے رہے ہیں. الٹا انہوں نے, کیونکہ یہ چہتے ہلکے کے انہوں نے وہ ان کو تھما دیا طریقے سے وایا بٹھنڈا. ہوا یہ ہے اب وہ 400 ارب 608 ارب پہ پہنچ گئے. سال کے اخیر تک پتہ نہیں کیا بن جانا ہے. تو کیوں نہیں جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا تو کدھر گیا وہ تاجر دوست ایپ, کدھر گیا وہ ایگریکلچر ٹیکس ایکٹ, کہاں گیا وہ ریل اسٹیٹ کا جو ٹیکس دینا تھا؟ کیوں ان کو اگر وہ چھوٹ بچی ہے تو وہ برابری کی تقسیم کریں نا. کیوں نہیں آپ سیلریڈ کلاس سے الٹا زیادہ لے رہے ہیں؟ سر وہ تو پہلے سے ہی زیادہ دے رہے ہیں. اور تو اور نمک پہ اور زخم پہ اور نمک ہے کہ آپ نے ایک بیلٹ ٹائٹننگ کرنی تھی. اس کا آپ نے وعدہ کیا کہ جی ڈار صاحب جو ہے نا 2 مہینے میں 60 دنوں میں یہ لائیں گے فورن مشنز کی ریسٹرکچرنگ اور رائٹ سائزنگ. وہ کدھر کی 1 روپیہ کوئی رپورٹ ہی نہیں آئی, بھول گئے سارا. اور اسی طرح سے گورنمنٹ والا جو کام ہو رہا ہے کہ جی ہم نے اتنی مرج کر دی منسٹری اور اتنی جو پوسٹ فل ہی نہیں ہوئی, 27 لوگ انہوں نے اور ابھی بھرتی کر لی ہیں, جو ویکنٹ پوسٹ ہے وہ خالی کر دیں. تو اس سے کیا ہوتا ہے, اس سے تو وہ تو آئی ہی نہیں, تنخواہ بنی ہی نہیں, تو پھر وہ کیا سیونگ کہاں ہوئی؟ تو اس لیے یہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح یہ چلاکیاں مار کے یہ جو جس طرح گروتھ کا کیا ہے یہ سب کو بیوقوف بنا لیں گے. یہ نہیں, یہ بہت زیادتی کر رہے ہیں اور یہ مڈل کلاس اور سیلریڈ کلاس کو تباہ کر رہے ہیں. اور ایگریکلچر کو انہوں نے پہلے تباہ کر دیا تھا کیونکہ ان کو پیسے نہیں دیے جو کاشتکار تھے, جو انہوں نے وعدہ کیا پورا سال. اب اس کو جو ہے آئی ایم ایف کے ساتھ اگری بھی کر رہے ہیں, لہٰذا وہ اس کے متبادل کو بندوبست بھی نہیں کیا. اب اگر یہ جب گندم کاٹیں گے تو پھر یہ ان کو پابندی لگائیں گے 144 کی کہ آپ ڈسٹرکٹ سے باہر گندم نہیں لے کے جا سکتے. کیوں آپ لگائیں نا پابندی انڈس موٹر پہ یا یہ ہونڈا پہ یا ٹویوٹا پہ کہ جی آپ نہیں لے کے جا سکتے کراچی کے سے باہر اپنی گاڑیاں. پھر کیسا لگے گا ان کو؟ مطلب صرف کاشتکار ہی رہ گیا جس کو ذبح کرنا ہے, یا مڈل کلاس ہے, یا سیلریڈ کلاس ہے, یہ باقی سارے یہ ہولی کاؤز ہیں. لیکن سر پھر وجہ اب اگر میں مہنگائی کے نمبرز پہ, کیونکہ دیکھیں لوگ تو نمبرز پہ جاتے ہیں, سوال لوگ یہی کرتے ہیں کہ آپ یہ کلیم کر رہے ہیں کہ جی مہنگائی میں کمی ہو رہی ہے لیکن فائدہ اس کا عام آدمی کو نہیں ہو رہا. اب یہ جو فارمولہ وزیر خزانہ صاحب لانا چاہ رہے ہیں اس پہ وہ کہہ رہے ہیں کہ آئندہ چند ماہ کے اندر واضح چینجز نظر آئیں گی. وہ مہنگائی کی جو نمبرز ہیں وہ تو کم ہو رہے ہیں لیکن وہ چینجز کیسے آئیں گی یہ سمجھ سے بالا تر ہے ہر پاکستانی کے. میں آپ کو یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جو سینسٹیو پرائس انڈیکس ہے نا وہ اوپر جا رہی ہے. سینسٹیو پرائس انڈیکس ان 51 آئٹمس پہ ہے جو روزمرہ کے استعمال کے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو ہیڈ لائن انفلیشن ہے جس کو سی پی آئی کہتے ہیں, یہ ضرور مہنگائی کم نہیں ہوئی, مہنگائی بڑھنے کی رفتار کم ہوئی ہے. اور اصل بات یہ ہے کہ پچھلے 5 سالوں میں پی ٹی آئی کی حکومت کے دوران اسپیشلی اور پھر پی ڈی ایم اور ناؤ دس گورنمنٹ, جو غریب ہے وہ تو ایک پہاڑ کے نیچے دب چکا ہے. تو اس کو اگر آپ کہیں کہ مہنگائی کی رفتار کم ہو گئی ہے بڑھنے کی, تو وہ جس پہاڑ کے نیچے اس کو کہاں ریلیف ملے گا؟ تو وہ تو بیچارہ پہلے ہی مر گیا. اس کے لیے تو آپ کو کم از کم یہ نیگیٹو یا 1% پہ یہ مہنگائی رکھنی پڑے گی اگلے 5-6 سال, پھر جا کے اس کی سانس میں سانس آنی ہے کہ اس کی سیلری جو ہے اور ساری باقی چیزیں وہ کیچ اپ کر لیں. لیکن اسٹیٹ بینک آپ کی ابھی سے کہہ رہی ہے کہ 5 to 7% ہمارا ٹارگیٹ ہے. اور حیرانگی کی بات یہ ہے کہ ابھی تک جو پلاننگ کمیشن ہے انہوں نے بجٹ میں 12% مہنگائی رکھی ہوئی ہے اس سال کی. یعنی انہوں نے اسٹیٹ بینک کو اور بھی چھوٹ دی ہوئی ہے کہ آپ 12% تک کر لیں, کوئی بات نہیں, کیونکہ وہ گائیڈنس ہے لاء کے تحت جو اسٹیٹ بینک کو ملنی ہے گورنمنٹ کی طرف سے. تو یہ ایک عجیب تماشا ہے, ان کو کچھ پتہ نہیں ہے یہ کیا کر رہے ہیں. میں آپ کو سچی بات بتا رہا ہوں کہ اگر اس سال کی گروتھ یا جو 2% یا 2% سے کم رہی نا, تو آپ یہ سمجھ لیں کہ پاکستان میں کرائم بڑھ جانا ہے. پاکستان میں یہ اسٹیٹ بینک کا گورنر ابھی سے کہہ رہا ہے کہ اینڈ آف پیریڈ جو انفلیشن ہے وہ 8% سے تجاوز کر جانی ہے, اور آئی ایم ایف کہہ رہا ہے کہ وہ 9.4% ہونی ہے اینڈ آف پیریڈ, یعنی جون 30. ٹھیک ہے, تو اگر یہی صورتحال ہے تو پھر اگر ابھی 1% ہے یا 2% ہے تو اس وقت تک اس کا مطلب یہ 2, 4, 10 گنا بڑھنی ہے.
تو اس وقت یہ کیا جواب دیں گے؟ ابھی تو رمضان کا بہانہ ملا ہوا ہے نا کہ جی رمضان میں قیمتیں بڑھ جاتی ہیں، اس وقت کیا کہیں گے؟ بالکل. اچھا سے دو آخری کویسچنز ہیں ایک ساتھ میں کرنا چاہوں گی. ایک تو یہ کہ گورنمنٹ کو ہماری 1 سال ہو چکا ہے، لیکن اس سے پہلے بڑی انٹرسٹنگ ایک فافن کی رپورٹ آئی تھی جس میں پنجاب گورنمنٹ کو انہوں نے بہتر گریڈ کیا ٹرانسپیرنسی میں، اور ان کی طرف سے کہا گیا کہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں اسپیشلی سرکاری انسٹیٹیوشنز ہیں، بیوروکریسی اس میں کسی حد تک بہتری کی ایک وہ نظر آئی ہے فیل ایز کمپیئر ٹو فیڈریشن. تو ایک تو آپ کی خود کیا رائے ہے، آپ پنجاب میں جاتے ہیں کہ آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ بہتر پرفارم کر رہی ہے؟ پروجیکٹس وہ تقریباً 100 کے قریب اب تو اناؤنس کر چکے ہیں، لیکن جس رفتار سے وہ ہو رہے ہیں آپ کو لگتا ہے کہ وہ ایگزیکیوٹ ہو سکیں گے؟ اور دوسرا یہ جاننا چاہوں گی میں کہ یہ جو مختلف ممالک کے صدور پاکستان کا دورہ کر رہے ہیں، ویسے تو یہ میڈیوکر قسم کے کنٹریز ہیں، لیکن آپ کو لگتا ہے کہ اس اکانومی کو کوئی بوسٹ مل سکتا ہے؟ یہ دونوں کویسچنز کا میرے خیال میں جو آپ کا آخری سوال ہے وہ میں پہلے لے لیتا ہوں. جو فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہے وہ تو ایم او یوز درجنوں سائن ہو رہے ہیں، لیکن اس کے اوپر کوئی ٹریکشن نہیں ہے کہ چیز سامنے ہو کے چل رہی ہے. جو ایک امید تھی سی پیک 2 کی چائنا سے کہ یہ جو ایس سی سیز بنے ہیں ایکسپورٹ زونز، ان کی وجہ سے جو ہے کوئی یہاں پر انویسٹمنٹ آئے گی، اس کے اوپر آئی ایم ایف نے بڑا سخت پوزیشن لے لی اور گورنمنٹ آف پاکستان کمٹ بھی کر لیا کہ یہ ہم نہ اور بنائیں گے اور نہ ہی ان کو آگے بڑھائیں گے، ہم جو ہو گیا سو ہو گیا، بس اس کو وائنڈ اپ کرنا ہے بیسکلی. تو اس صورت میں پھر جو آنے والے سال ہیں اس میں کہاں سے ہی ہوگی، جبکہ خاص طور پہ جو خیال تھا شاید ڈار صاحب کا کہ ہم ساون ویلتھ فنڈ بنا کے اونے پونے اپنے دوست ممالک کو یہ تھما دیں گے اور ان سے جو ہے ڈالرز آ جائیں گے، وہ آئی ایم ایف نے بہت سختی سے قدغن لگا دی ہے کہ پرائس ڈسکوری جو ہے وہ انٹرنیشنل کمپیٹیٹیو بڈنگ اور پاکستان کے قانون کے مطابق ہی ہوگی. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ میں قطر میں کوئی رشتہ دار ہے یا یو اے میں کوئی رشتہ دار ہے، آپ کی کمپنی ہے وہاں پر کوئی بیٹا آپ کا کزن ہے، تو آپ نے جا کے ان کو جو ہے نا او جی ڈی سی ایل تھما دیا یا پی آئی اے تھما دیا. یہ کام نہیں ہوگا. تو آپ کمپیٹیٹیو بڈنگ کریں گے، وہ سارے کا سارا کلیپس کر گیا ماڈل جو ان کا تھا بیک ڈور والا. تو اس میں اب پھر جو آن دا فیس آف اٹ جو لا اینڈ آرڈر سچویشن ہے، جو پاکستان میں پولیٹیکل سچویشن ہے، یہ ساری انٹرنیشنل کمیونٹی گیج کر رہی ہے اور اس کی مطابقت میں آئے گا. اصل بات جو یہ سوچ نہیں رہے ہیں ایس آئی ایف سی اور دیگر جو پلانرز ہیں ہمارے، وہ یہ ہے کہ ہماری جو ڈومیسٹک انویسٹمنٹ ہے وہ کدھر چلے گئی ہے؟ وہ تو ساری کنزمپشن میں کنورٹ ہو گئی ہے. تو جس دن تک آپ اس کو کنزمپشن سے آپ کی مراد یعنی لوگ پیسہ نکال نہیں رہے؟ نہیں، کنزمپشن سے مراد ہے گاڑیاں خرید لیں گے، اے سی خرید لیں گے، فریج خرید لیں گے، ٹی وی خرید لیں گے، مائکرو ویو خرید لیں گے، گھر بنا لیں گے. یہ اس طرح کی، یہ اس کو کنزمپشن کہتے ہیں نا. یہ کوئی یعنی انویسٹمنٹ نہیں ہے، یہ انویسٹمنٹ نہیں، پروڈکٹیو انویسٹمنٹ نہیں ہے، یعنی ڈیڈ انویسٹمنٹ ہے. اسی لیے میں کہہ رہا ہوں نا لاش بھی بڑی سٹیبل ہوتی ہے. تو اس لیے میں کہتا ہوں کہ یہ اس پہ ہی کام کر نہیں رہے ہیں. وہی میں نے کہا انہوں نے کوئی بات چیت نہیں کی کسی صاحب کا. سب سے بڑا جو ریفارم ان دا آفنگ ہے وہ تو یہ ریفارم تھا. تو اس میں اس کے لیے جو ری ٹیوننگ ہونی تھی منسٹری آف انڈسٹریز کی، جو ری ٹیوننگ ہونی تھی منسٹری آف کامرس کی، جو ایف بی آر کی چینجز لانی تھی، جو دیگر آپ نے سارے پروونسز کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر کے چینج لانی تھی، وہ تو کہیں ان کے پلانز میں ہے ہی نہیں. تو انہوں نے کیا کرنا ہے؟ تو کچھ بھی نہیں ہو رہا. تو رزلٹ آپ کے سامنے ہے. اور اب کیا ہو رہا ہے کہ یہ سڑک پہ جاتے ہوئے لوگوں کو بلا کے مشورہ پوچھ رہے ہیں. مجھے اگلے دن میں اخبار میں پڑھا تھا کہ یہ پرائم منسٹر صاحب نے کوئی ایسے ہی بزنس مین بلائے ہوئے تھے کہ یار کو مشورہ دیں کہ اکانومی کیسے چلائیں. یہ تو حالت ہے. اور سوچا یہ گیا تھا کہ چونکہ یہ کاروباری ہے، ان کے پاس بڑے گور ہوتے ہیں، بڑی چیزیں ہوتی ہیں کہ یہ کر سکتے ہیں. وہ جو بازار والی بات ہے وہ تو میں نے آپ کو دکھا دی ہے کہ انہوں نے اس میں سے نکلا کیا کہ مطلب ڈنڈی مارنا جو ہے سما شیوا بن گئے. پہلے گندم میں مارا، اب یہ فکر و فرق میں مارا. تو پھر پنجاب گورنمنٹ کو کیسے گریڈ کرتے ہیں آپ؟ پنجاب گورنمنٹ جی یہ جو اشتہار انہوں نے نکالا ہے اس میں ایکچولی ان کا جو اصل حالات ہے وہ اشتہار بیان کرتا ہے، کیونکہ اس میں پرفارمنس نام کی چیز ہی نہیں ہے. وہ ایک پکچر ڈائری ہے. تو پکچر ڈائری تو پرفارمنس نہیں ہوتی. پرفارمنس تو وہ ہوتی ہے جو آپ بتاتے ہیں کہ پہلے کیا تھا اور ہم نے کیا اس میں کیا ہے. وہ تو کہیں کسی آپ ایک صفحہ مجھے دکھا دیں جس میں اس طرح کی کوئی بات ہو، بلکہ اس کے برعکس بہت سارے صفحے جو ہے 60 میں سے ایسے بھرے ہوئے ہیں جو چیزیں بھی کرنی ہیں وہ بھی بتا دیں کہ یہ بھی پرفارمنس ہے، کہ میں خیال آیا تھا یہ بھی پرفارمنس ہے. وہ خوابوں میں یہ دنیا میں رہتے ہیں. دنیا پاگل ہو گئی ہے، مہنگائی. ان کو یہ گلاس ٹرینیں بنا رہے ہیں کہ جی شیشے کی ٹرینیں، کہ کس دنیا میں رہتے ہیں؟ ان کو کوئی اندازہ ہی نہیں ہے کہ لوگ بیسک ریسورسز عوام کے پاس اگر ہوں تو یہ چیزیں بہت بات. اور یہ جو اشتہار بذات خود ہے، یہ جو انہوں نے دعوے کیے ہیں اس میں بڑے بلند و بال، اور یہ پکچر گیلری جو انہوں نے لگا دی ہے، اس کے اوپر ایک وائٹ پیپر تیار ہو رہا ہے. وہ پھر ہم آپ کو بتائیں گے کہ پہلے کیا تھا، یہ کیا تیار کر رہا ہے. وہ آپ تیار کر رہے ہیں؟ جی بالکل. اچھا چلیں، پھر تو میں چاہوں گی کہ ضرور آپ شو میں اس کو لے کے آئیں جب ریڈی ہوتا ہے. بہت بہت شکریہ دانیال عزیز صاحب ہمارے ساتھ بڑی کمپریہنسو انداز میں اس وقت کی جو اصل پکچر ہے اکانومی کے لحاظ سے بھی اور اس گورنمنٹ کی پرفارمنس کے لحاظ سے اس کو انہوں نے بڑی حد تک ایویلویٹ بھی کیا اور سامنے بھی لایا. اب دیکھنا ہوگا کہ آیا
اگر تو حکومت دعوے جو کر رہی ہے اس میں صداقت نہیں ہے تو پھر پاکستان کی معیشت اور سیاسی طور پر تو ویسے بھی بڑے مسائل موجود ہیں، لیکن معاشی طور پر جو مسائل ہیں وہ کس حد تک کھل کر سامنے آتے ہیں۔ اسی نوٹ کے ساتھ پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے، مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔